नमस्कार हमारे सभी दोस्तों और स्टूडेंट्स का एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अंकुर पर। और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक यू। और क्योंकि हमने हमारा जो 1000 फॉलोवर्स है सब्सक्राइबर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं यूट्यूब पे। और सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उससे हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है कि हम और अच्छे से जो वीडियोस हैं उसको बनाएं और आप लोगों के लिए प्रेजेंट करें, ताकि आप लोग जितने भी बोर्ड एग्जाम्स आपके हो रहे हैं 10th के 12th के उसमें अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिट 2 पार्ट ए से क्लास 10th का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये जो चैप्टर है ये भी आपका 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर को आपको जरूरी है करना क्योंकि इससे ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, और एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा डायरेक्टली आपका 2 मार्क्स का। ठीक है, तो इस चैप्टर को करना हमको जरूरी है और ज्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट चैप्टर भी नहीं है, क्योंकि हम जो जैसे सेल्फ अवेयरनेस है या सेल्फ मैनेजमेंट है, मोटिवेशन है, ये सब इसमें हमको पढ़ना रहेगा। तो आप डायरेक्टली एक बार वीडियो पूरा देख लेंगे तो भी आप जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके वो डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है। तो कौन कौन से टॉपिक्स है इसमें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, देन स्किल्स रहेंगे जिससे कि लाइफ को सक्सेसफुल बनाया जाए, देन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन आफ्टर स्टेप्स टू मैनेज स्ट्रेस, देन मैनेजमेंट टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस, देन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, देन सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को हम एनालिसिस कर सकते हैं, देन इंटरेस्ट और एबिलिटीज के बीच में डिफरेंस, देन सेल्फ मोटिवेशन उसके टाइप्स, देन सेल्फ रेगुलेशन उसमें गोल सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्मार्ट वाला, ये लास्ट ईयर भी बोर्ड एग्जाम में आया था। देन सेल्फ रेगुलेशन टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन एंड स्किल्स टू सक्सीड इन लाइफ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सेल्फ मैनेजमेंट को हम सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, और ये एबिलिटी होती है इंडिविजुअल को खुद के इमोशंस को, थॉट्स को, बिहेवियर को इफेक्टिवली कंट्रोल करने की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, तो वो सेल्फ मैनेजमेंट होता है। देन इसमें मोटिवेटिंग वन सेल्फ और सेटिंग गोल्स भी इंक्लूड होता है। और जिन भी इंडिविजुअल्स के पास सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती है तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज और जल्दी सक्सीड होते हैं लाइफ में एज कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स। अब कुछ ऐसी स्किल्स हैं यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन लाइफ। तो सबसे पहले आपका सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयर अगर आप रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इट मीन्स कि आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता रहेगी। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस के बारे में आपको पता होना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि आस्क फॉर ऑनेस्ट फीडबैक एंड गैदर इनसाइट्स ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वर्क स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसीज। फिर थिंक अबाउट योर डेली इंटरेक्शंस। जो भी डेली इंटरेक्शंस आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम जो भी डेली इंटरेक्शन करते हैं उसमें हम किस तरीके से कौन कौन सी सिचुएशन हैंडल करते हैं। और जब हम अकेले होते हैं तो हमें देखना है कि हमने जो जो सिचुएशंस आज के डे में थी तो उसको हमने किस तरीके से हैंडल किया है और किस तरीके से वो और अच्छे से हैंडल हो सकती थी। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर आपको कोई भी टीचर ने कोई टास्क जो है वो असाइन किया है तो आपको इंश्योर करना है कि आपको वो टास्क का पूरा कंप्लीट ऑनरशिप लेना है, मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उसको जल्दी से जल्दी ट्राई करना है कंप्लीट करने का। अगर किसी कारण से वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आपको इन्फॉर्म करना है या रिपोर्ट करना है अपने टीचर को कि ये टास्क इस तरीके से या इस कारण से कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट। जो भी काम आपके सबसे इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, और जितने भी आपके ऐसे टास्क हैं या ऐसे टाइम है जहाँ पे आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, तो उसको आप थोड़ा मिनिमाइज कीजिए, कम कीजिए। तो उसको हम टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। और टाइम मैनेजमेंट में एक चीज और याद रखना है कि जितने भी टास्क हमको डेली रूटीन में करने हैं उसको हम टाइमली कंप्लीट करें ताकि हम स्ट्रेस फ्री रहें। अगर हम कोई भी टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं, हमारा अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, डेली रूटीन हमारा सेट नहीं है, तो हम स्ट्रेस से सफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो काम है वो डेली बेसिस से फिर पेंडिंग होते चले जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एडेप्टेबिलिटी। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चेंजेस। तो न्यू चेंजेस के लिए हमेशा हमको प्रिपेयर होना चाहिए सो दैट यू कैन ट्रांजिशन सीमलेसली। तो उसके उस कारण से हम अपने आप को ट्रांजिट कर पाएंगे। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो 10 चैप्टर है, तो पहले 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, तो ऐसे ऐसे करके वर्कलोड बढ़ता जाता है। तो वहां पर हमको जो भी सिचुएशन
में लोड बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, उसको हमको एडप्ट करते आना चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडेप्टिबिलिटी। तो ये स्किल्स थी आपकी लाइफ में सक्सीड होने की। देन आफ्टर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो कोई भी ऐसा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या सोशल रिएक्शन जो कि आपके टू एनी परसीव डिमांड्स और थ्रेट्स, मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा इमोशनल, मेंटल या फिजिकल या सोशल इम्बैलेंस या रेस्ट्रिक्शन या हिंड्रेंस आपकी डेली रूटीन में आता है, जो आपके डेली वर्किंग को खराब करता है या डेली वर्किंग के वर्क को जो है रोकता है करने से, ठीक है, या उसमें डिले होता है, तो उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये जो थ्रेट्स हैं, जो भी थ्रेट्स या डिमांड्स होते हैं जो कि स्ट्रेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेसर। जैसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। तो स्ट्रेसर्स आर द रीजन फॉर स्ट्रेस, तो स्ट्रेसर्स के कारण ही हमें स्ट्रेस होता है। अब एग्जांपल, स्ट्रेस का एग्जांपल क्या है, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड, मतलब आप एग्जाम के बहुत करीब है, शायद आपने प्रिपरेशन भी की हो, लेकिन फिर भी आप अनप्रिपेयर्ड फील करते हैं। देन यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, अब कोई क्लोज है आपकी फैमिली में जो अब नहीं रहा, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, तो उस कारण भी हमको स्ट्रेस रहता है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। तो जो भी स्ट्रेस हमारा डेली लाइफ में चल रहा है, तो उसको कम करने के लिए हम जो प्लान बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। सो द अल्टीमेट गोल इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लाइफ, तो इसका अल्टीमेट गोल क्या रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, अल्टीमेट गोल क्या है कि लाइफ में बैलेंस रहना, लाइफ में वर्क में, रिलेशनशिप में, रिलैक्सेशन में, फन में, सभी में बैलेंस रहना और इक्वली सभी एक्टिविटीज चलती रहे। सो बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विथ डेली स्ट्रेस ट्रिगर्स एंड मीट दिस चैलेंजेस हेड ऑन। अब ऐसे एबीसीज हैं जो हमेशा हमको माइंड में रखना चाहिए, जब भी हमको स्ट्रेस होता है तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है। तो एबीसी में सबसे पहले होता है एडवर्सिटी, देन बिलीफ एंड देन कॉन्सिक्वेंसेस। तो एडवर्सिटी का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स नहीं होते हैं, ऐसा स्ट्रेस का टॉपिक नहीं होता, फिर भी हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं ओवर थिंकिंग करके। तो हमको ये याद रखना है कि जो स्ट्रेस की सीवियरिटी है वो कितनी है, मतलब एडवर्सिटी क्या है। तो अगर सच में स्ट्रेसफुल इवेंट है तो हम उस पर सोच सकते हैं, अदरवाइज हमको ज्यादा नहीं सोचना है। देन बी से बिलीफ, बिलीफ ऑफ द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, मतलब जो भी टाइप ऑफ स्ट्रेस आपको हुआ है, तो उस पर आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे तो आप पोलाइटली भी उस स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं, या अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या आप एग्रेशन से उस स्ट्रेस को या उस पर्टिकुलर सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं, तो स्ट्रेस और बढ़ सकता है। तो उसमें हमको ये देखना है कि क्या रिस्पॉन्ड हम उस पर कर रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये कि जो रिस्पॉन्ड हम करने वाले हैं उसका आउटकम क्या है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इससे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। देन आता है स्टेप्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस, तो अब स्टेप्स कौन कौन सी होती है जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हम स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं, तो कैसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे लुक आउट फॉर साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एस हेडेक, अगर आपको हो रहा है डेली बेसिस पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। देन स्लीपलेसनेस हो रही है, मतलब इंसोम्निया अगर आपको हो रहा है। देन सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस, अगर ये सिम्टम्स आपको डेली बेसिस पे हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। देन अब आपको पता चल गया कि आप स्ट्रेस में हो, अब आपको क्या करना है, स्टेप टू आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा कॉज है जिसके कारण मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको रीजन फाइंड आउट करना है, क्या वो रीजन एग्जाम है, फैमिली प्रेशर है, मनी इशू है, ईटिंग गुड फूड, नॉट ईटिंग गुड फूड है, या और कोई दूसरा कारण। तो हमको कॉज पहचानना है क्या उस कॉज से हमें स्ट्रेस हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हमको स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स को अप्लाई करना है। जैसे टाइम मैनेजमेंट टूल्स जो है हमेशा हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टास्क एंड गेट देम डन, तो हमको क्या करना है, डेली बेसिस पे प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे कोई क्लोज इंडिविजुअल है या हमारा फ्रेंड है या हमारा फैमिली मेंबर है, उससे हम डिस्कस करेंगे इस टाइप ऑफ स्ट्रेस से मैं सफर कर रहा हूँ, या रिलैक्स करेंगे एक्सरसाइज करके, मूवीज देख करके, या कोई दूसरी एक्टिविटी जिससे हमको रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरीके से हम इन सब मैनेजमेंट टेक्निक से स्टेप से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिससे स्ट्रेस जो है आपका मैनेज होता है, तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अगर आपका प्रॉपर है, आप सभी काम, अगर जितने भी टास्क दिए गए हैं आपको, आप टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने सभी काम को पेंडिंग रखा, तो एक माइंड में वो वर्कलोड रहेगा, एक वो माइंडसेट रहेगा कि हमें ये काम कंप्लीट करना है। तो आप दूसरा कोई भी अगर
फन एक्टिविटी कर रहे हैं, आप रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, तो वो जो पेंडिंग वर्क है वो आपके माइंड में चलते रहता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना जरूरी है, जिसके साथ हमें टास्क भी कंप्लीट करना है। देन फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। डेली फिजिकल एक्सरसाइज अब जब आप करेंगे तो उससे आपके सभी ऑर्गन्स, सिस्टम्स, ब्लड सर्कुलेशन ये अच्छा चलेगा। और अगर स्ट्रेस आपको हो रहा है, सबसे बेस्ट यहाँ पर लिखा है कि डूइंग योगा एंड मेडिटेशन, तो ये आप करेंगे तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो भी सही चलेगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा। उसके बाद हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में ईटिंग अ बैलेंस डाइट सच एज दाल, रोटी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल गिव द स्ट्रेंथ टू डू योर डेली वर्क एफिशिएंटली। तो ये आपको स्ट्रेंथ देंगे, एनर्जी देंगे डेली वर्क को करने की। अगर आप हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी कम लगेगी, जिसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, आपको फटीग जल्दी आएगा, मतलब थकान जल्दी होगी। उसके बाद आता है पॉजिटिविटी। कैसी भी सिचुएशन, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन बन रही हो लाइफ में, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोचते जाएंगे तो स्ट्रेस जो है बढ़ता जाएगा। तो रेदर देन थिंकिंग नेगेटिव अबाउट दैट सिचुएशन, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ पॉजिटिव वे। तो उससे क्या होगा, आपको जो स्ट्रेस है वो कम होगा। देन ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग। इसका मतलब जितना भी एकेडमिक लाइफ है आपका, है ना, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमको वर्क मिलता है, होमवर्क, जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में, तो उसको हम क्या करते हैं, डिले करते हैं। तो होमवर्क हमने पेंडिंग रखा या हमने क्लास वर्क कॉपी पेंडिंग रखी, तो वो डिले होता जाएगा। तो डिले का मतलब क्या है कि वर्कलोड हमारा बढ़ते जाएगा, पेंडिंग वर्क्स बढ़ते जाएंगे, तो उससे स्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमको एकेडमिक वर्क मिला है उसको हमको टाइमली कंप्लीट करना चाहिए, ताकि कोई भी डिले ना रहे। उसके बाद स्लीप। स्लीप जो है 6 to 7 आवर्स स्लीप एटलीस्ट इंडिविजुअल की होना चाहिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके जो भी सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता, तो उस कारण फिर स्ट्रेस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद हॉलीडेज विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको हॉलीडेज ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप गुजारते हैं, ठीक है, तो उसमें आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। ठीक है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, या समर वेकेशन में आप कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ घूमने चले गए। ठीक है, तो ये सब जो टेक्निक्स है जिससे कि मैनेज हम स्ट्रेस को कर सकते हैं। देन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कैसे हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं, तो अगर आप काम और रिलैक्स पर्सन हो जाते हैं या होते हैं, तो यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। उसका मतलब जैसे अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। सेल्फ अवेयर, उसके बाद सेल्फ मॉनिटर खुद को करना है और सेल्फ करेक्टिंग भी करना है। सेल्फ अवेयर मतलब पहचानना है कि क्या क्या मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद सेल्फ मॉनिटर करना है कि कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है, तो उसको कैसे मुझे चेंज करना है। और सेल्फ करेक्टिंग, जहां जहां गलतियां हुई है उसको मुझे सही करना है। देन नोइंग व्हाट यू नीड टू डू। आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। देन उसके बाद टेकिंग द इनिशिएटिव रेदर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। जैसे कई बार होता है स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है बार बार टीचर के द्वारा कि आपको ये काम करके लाना है घर से, उसके बाद वो काम आप करके नहीं लाते हो, होमवर्क हुआ जैसे, तो आपको 4-5 बार बोलना पड़ता है। तो ऐसा अगर बोलना पड़ रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है वो बिना बोले टीचर के आपको करके लाना है। देन रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक एंड नॉट ब्लेमिंग अदर्स। मोस्टली ऐसा होता है कि हम हमारी मिस्टेक्स नहीं मानते, हम एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी मिस्टेक है तो हमें पहचानना है और उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद उस मिस्टेक पे वर्क करना है ताकि उसका आउटकम पॉजिटिव निकले। देन आफ्टर हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली। हमेशा लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए ताकि हमारा जो नॉलेज है वो गेन होते जाए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्किल्स एंड स्टेप्स टू मैनेज इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस इमोशंस। मतलब ये किसकी एबिलिटी होती है? खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद के इमोशंस को मैनेज करना। साथ में जो अदर इंडिविजुअल है, मतलब जो सामने वाला इंडिविजुअल है, उसके भी इमोशंस को समझना। तो इट इज जनरली सेड दैट टू इंक्लूड एटलीस्ट 3 स्किल्स। अब 3 स्किल्स इसमें होती है। एक होता है इमोशनल अवेयरनेस, दूसरा होता है हार्नेसिंग इमोशंस एंड तीसरा होता है मैनेजिंग इमोशंस। तो इमोशनल अवेयरनेस का मतलब द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस। तो इंडिविजुअल के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना और नेम करना, मतलब कोई भी इमोशंस, अगर वो सैड है, हैप्पी है, फियर है, एग्रेसिव है, तो वो उसको हम आइडेंटिफाई करना, उसको बताना कि कौन सा इमोशंस है, हमको पता होना चाहिए। देन हार्नेसिंग इमोशन मतलब उस इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर इमोशंस को अप्लाई करना डिफरेंट थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में।
देन मैनेजिंग इमोशंस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशंस को रेगुलेट करते रहना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैनेजिंग इमोशंस। तो ये 3 ऐसे स्किल्स थे आपके जो इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आपको 1 नंबर में आ सकता है। अब इसमें एक एग्जांपल भी दिया है कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वो है। अब रवि और शिव जो थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है। अब उन्होंने एक एनुअल स्कूल डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, दोनों ने सोलो डांस परफॉर्म किया, ठीक है। अब जो कंपटीशन का दिन था उस दिन क्या हुआ, शिव जो है वो जीत जाता है, तो रवि जो है उसको काफी बुरा लगता है, ठीक है। तो रवि क्या करता है, शिव के ऊपर काफी जोर से चिल्लाता है, देन रोता भी है और उसके पेरेंट्स से भी 3 to 4 आवर्स तक बात नहीं करता है। तो अगर ऑन द कॉन्ट्री देखें, इफ रवि वुड हैव इमोशनली इंटेलिजेंट, अगर रवि इमोशनली इंटेलिजेंट होता तो सबसे पहले वो अपनी हार को एक्सेप्ट करता, है ना। उसके बाद जितना भी जो सामने वाला व्यक्ति मतलब जो शिव है वो कंपटीशन जो जीता है उसको अप्रिशिएट करता और अपनी मिस्टेक से वर्क करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रवि जो है उसका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना प्रॉपर नहीं था, अदरवाइज वो इतना गुस्सा नहीं करता। तो बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंस एनहांसेस, तो बी इमोशनल इंटेलिजेंट अगर आप हैं तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस एंड बैलेंस्ड लाइफ बढ़ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इमोशनल इंटेलिजेंस। देन स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है खुद के इमोशंस, बिहेवियर आपको अपना ऑब्जर्व करना है, उसके बाद नोट करना है कि कौन कौन से एरियाज में मुझे वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद रैशनलाइज करना है कि आपको डायरेक्टली मतलब इमीडिएटली आपको डिसीजंस नहीं लेना है, आपको सोचना है उसके बाद आपका डिसीजन लेना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई इमोशन आपका ज्यादा हो रहा है, मतलब जैसे आपको एग्रेशन ज्यादा आ रहा है या आपको गुस्सा ज्यादा आता है, तो आपको मेडिटेशन और योगा की हेल्प लेना है, जिससे आपका जो माइंड है वो काम रह सके, ठीक है। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस पढ़ना है थोड़ा हमको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, जिसमें हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को कैसे एनालाइज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अगर आप सेल्फ अवेयर हैं इट मींस आप में वो क्वालिटी की आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर नोइंग योर सेल्फ की बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए आप कौन हैं, आपके क्या डिसलाइक्स और लाइक्स हैं, आपके क्या बिलीफ्स हैं, क्या आपकी सोच है, क्या आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। तो ये सब बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप सेल्फ अवेयर हो पाएंगे और तब आपको पता पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो हु एम आई में से बिलीफ हुआ, तो बिलीफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, ओपिनियंस, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड वैल्यूज। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस की अगर बात करें तो बीइंग सेल्फ अवेयर एक्चुअली मींस नोइंग योर इनर स्ट्रेंथ। अगर आप सेल्फ अवेयर हैं तो आपको पता रहेगा कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है, हिडन टैलेंट क्या है, स्किल्स कौन सी अच्छी है, और इवन आपको आपकी वीकनेस के बारे में भी पता रहेगा। तो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के, कि कब बोला जाएगा कि ये आपकी स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है। तो एग्जांपल ऑफ स्ट्रेंथ में लिखा है आई एम गुड एट क्रिएटिव राइटिंग, मतलब मैं क्रिएटिव राइटिंग में गुड हूँ, इट मींस इट इज माई स्ट्रेंथ। देन आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ ऑडियंस के सामने बोलने में, मतलब स्पीक में। मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि फियर होता है, स्टेज फियर होता है, तो वो लोग ऑडियंस के सामने नहीं बोल पाते। तो स्ट्रेंथ क्या होगी कि ऑडियंस के सामने इजीली और फ्लुएंटली बोलना। अब वीकनेस क्या होता है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, ये मेरी वीकनेस है, मतलब एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हम इसको बोल सकते हैं। देन आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली इसको मैं सही कर देता हूँ, आई एम अनेबल, इसमें आएगा आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, तो ये वीकनेस आपकी हो जाएगी। उसके बाद टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो क्या क्या टेक्निक्स होते हैं जिससे हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंडिंग स्ट्रेंथ, एक चीज याद रखना है, मैंने यहाँ पे और एबिलिटीज लिखा है, स्ट्रेंथ को ही हम एबिलिटीज भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना है ये चीज। उसके बाद थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट, मतलब आपको ये देखना है कि कोई भी ऐसा एरिया जिसमें आप हमेशा सक्सेसफुल होते हो, मतलब ऐसा कोई टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जैसे मान लीजिए परसेंटेज हुआ, तो वो एरिया ऐसा है कि आप जब भी उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो आप पूरे में से पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना है कि कौन सा एरिया ऐसा अच्छा है जिसमें हमेशा मैं सक्सेसफुल होता हूँ। देन थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, फिर आपको देखना है कि लोगों को आप में सबसे अच्छी चीज या सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है। देन टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल, फिर आपको टाइम निकालना और देखना है कि आप सबसे अच्छे से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद वीकनेस के तो पता पड़ेंगे, जैसे पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल,
मतलब ऐसे एरियाज आपको पॉइंट आउट करने हैं जहाँ पे आप स्ट्रगल फेस करते हो और डिफिकल्टी फेस करते हो उसको करने में। जैसे कोई भी वैसा मैथमेटिक्स का टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट का टॉपिक जो हमेशा हम पढ़ते हैं लेकिन हम उसको पूरी तरीके से याद नहीं कर पाते या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, देन लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। ऐसा फीडबैक देखना है कि आपको लोग मोस्टली एक कॉमन फीडबैक दे रहे हैं, तो उस पर हमको वर्क करना है क्योंकि वो हमारी वीकनेस हो सकती है। देन बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। तो हमेशा आप फीडबैक में ओपन रहना है, जो भी इंडिविजुअल फीडबैक आपको दे रहे हैं तो उसमें आपको सुनना है, उसको एक्सेप्ट करना है अगर वो वीकनेस है आपकी तो, विदाउट फीलिंग लो, एंड टेक इट एज एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हमेशा वीकनेस को हमको ये नहीं सोचना है कि हमारी वीकनेस है, तो वीकनेस कभी भी परमानेंट नहीं होती, वो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होता है जिसको हम टर्न ओवर कर सकते हैं आपके स्ट्रेंथ में। ठीक है, तो ये टेक्निक्स थी जिससे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। अब क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इंटरेस्ट और एबिलिटीज में। तो इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी। सबसे मेन चीज में अगर आपको इसमें डिफरेंस बताऊं कि इंटरेस्ट क्या होता है कि जो भी काम हमें करने में अच्छा लगता है, जैसे क्रिकेट हुआ अगर मैं बात करूं, तो इंडिविजुअल कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको हम क्रिकेट के लिए पैसे देते हैं, तो उसके मन से उसकी इच्छा होती है कि वो गेम वो खेले, ठीक है, जिसमें उसको हैप्पीनेस फील होती है। और उसके बाद एबिलिटी क्या होती है, जो इनबॉर्न होती है, मतलब जो एक्चुअली इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है, जो एक्वायर्ड होती है या तो नेचुरल होती है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इंटरेस्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखा है थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी। तो उसके बाद थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट, जिसमें हम क्यूरियस रहते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट की अगर बात करें बॉयज तो क्यूरियस रहेंगे, वैसे ही अगर उसके बाद और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट, मतलब उस काम के लिए हमको कोई भी व्यक्ति पुश नहीं करेगा, हम अपने आप से वो काम कर लेंगे, तो वो एक्टिविटी हम खुद से करेंगे। देन थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर। तो ऐसी चीजें जो हमको सीखने में अच्छा लगता है और फ्यूचर में हम वो चीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट होता है। अब एबिलिटीज क्या होता है, एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। एबिलिटी जो होता है जिसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जस्ट पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो एक एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी होती है विच इनेबल्स यू टू परफॉर्म पर्टिकुलर जॉब और टास्क विथ कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एबिलिटीज। अब एक नोट दिया है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि जब इंटरेस्ट और एबिलिटीज जो है आपके मैच नहीं करते हैं तो यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। तो आपको क्या करना है, आपको जो आपकी एबिलिटीज है उसको इंप्रूव करना है, या तो आपको जो आपका पाथ है उसको चेंज करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया है दैट यू मे लाइक म्यूजिक, जैसे आपको लगता है कि आपको म्यूजिक मतलब म्यूजिक आपको बहुत पसंद है, बट आपकी जो वॉइस है वो सिंगिंग लायक नहीं है, या मतलब आप इतना अच्छे से गाना नहीं गाते हो, तो इट मीन्स इन दैट केस डू नॉट ट्राई टू बिकम ए सिंगर। तो आपको सिंगर बनने का ट्राई नहीं करना चाहिए, या तो आपको उस एरिया को बहुत अच्छे से अपने हार्ड वर्क से इंप्रूव करना है। ठीक है, तो ये था इंटरेस्ट और एबिलिटीज। देन सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं इसके। तो सेल्फ मोटिवेशन एक सिंपली फोर्स है जो कि आपको आपके ड्रीम को अचीव करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो कोई भी ड्रीम को या गोल को अचीव करने में आपको हेल्प करेगा, तो ये एक सिंपली फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है दैट इट इज सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, या इट इज व्हाट पुशेस अस टू अचीव अवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इंप्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये सेल्फ मोटिवेशन होता है। ठीक है, अब दो एग्जांपल दिए यहाँ पर सेल्फ मोटिवेशन के। तो पहला एग्जांपल है दैट नेहा स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल आवर्स टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो नेहा क्या करती है स्कूल आवर्स के बाद जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको प्रैक्टिस करती है। देन शी वांट्स टू डू वेल इन हर एग्जाम, तो उसको एग्जाम में अच्छा करना है, अच्छा स्कोर करना है, सो दैट शी कैन गेट एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी। तो उस कारण उससे उसको ड्रीम कॉलेज जो है उसका उसमें एडमिशन मिल पाएगा। तो उसको खुद से इच्छा है वो ड्रीम कॉलेज को अचीव करने की, उसमें एडमिशन लेने की। देन एग्जाम्पल 2 दिया है, रेखा गेट्स अप एट 5 AM। रेखा क्या करती है, 5 बजे उठती है और डांस क्लासेस जाती है। देन शी कम्स होम एंड फिनिशेस हर होमवर्क। फिर वो घर आने के बाद उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट करती है, उसके बाद स्कूल जाती है। तो ये जो काम जितना भी उसका 5 बजे से लेकर के स्कूल तक का है वो उसको करने के लिए कोई भी पुश नहीं कर सकता है, तो नो वन टेल्स हर टू डू इट। तो मतलब ये क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो अब दो टाइप्स होते हैं सेल्फ मोटिवेशन के। पहला है आपका इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो पहला इंटरनल मोटिवेशन, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल मोटिवेशन भी बोलते हैं, नेचुरल भी बोलते हैं। ठीक है, जो विद इन वन सेल्फ आता है। और एक्सटर्नल क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। मतलब ये
बाहर से मिलता है हमको, जैसे रिवॉर्ड हुआ, मनी हुआ, ट्रॉफी हुआ, स्पेक्टेटर्स हुए, म्यूजिक हुआ। ठीक है, तो इंटरनल मोटिवेशन में क्या होता है, वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक्स अस हैप्पी, हमको जहाँ पे खुशी मिलती है, हम हेल्दी फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे एग्जांपल दिया है, व्हेन यू परफॉर्म ऑन योर एनुअल डे फंक्शन एंड यू लर्न समथिंग न्यू, मतलब आपने एनुअल डे फंक्शन पे आपने परफॉर्म किया तो आपने कुछ नया सीखा, जैसे डांस सीखा या सिंगिंग, तो आपको काफी खुशी मिली उससे। तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या है, रिवॉर्ड, जहां पर हमको भले ही खुशी ना मिल रही हो लेकिन कहीं ना कहीं से ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा हो। ठीक है, सो वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव्स अस रिस्पेक्ट, जहाँ पे रिकॉग्निशन मिले, एप्रिसिएशन मिले। एग्जाम्पल दैट सुरेश पार्टिसिपेट इन 100 मीटर रेस, सुरेश ने क्या करा, पार्टिसिपेट किया 100 मीटर रेस में और प्राइज जीता। तो इससे उसको मोटिवेशन मिला ताकि वो और प्रैक्टिस कर सके, तो प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। ठीक है, अब क्वालिटीज क्या होती है सेल्फ मोटिवेटेड पीपल की, जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं क्या क्या उनकी क्वालिटीज है, दैट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, तो उनको पता होता है उनको लाइफ में क्या करना है, वो बहुत फोकस्ड होते हैं। देन उनको पता होता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना टाइम देना है, ये उनको पता होता है। और हमेशा वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे पीपल जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और बहुत फोकस्ड होते हैं। ठीक है, देन आता है आपका बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन, कैसे आप सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो फाइंड आउट आवर स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और क्या लाइक्स है क्या डिसलाइक्स है। उसके बाद आपको वो काम करने से खुशी मिलती है या नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में दिया है कि आई लव कुकिंग, ठीक है, तो ये लाइक्स भी है और आपका स्ट्रेंथ भी है। देन सेट एंड फोकस ऑन योर गोल, आपके गोल को आपको फोकस्ड रहना है और फोकस करना है। जैसे सेट करना है, जैसे डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। तो क्या करना है, आपका गोल को डिफाइन करिए और उसको अचीव करने में तो आपको पूरा एनर्जी लगाना है, जैसे आई वांट टू बी अ शेफ। देन डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स, तो आपका जो भी गोल है तो उसको अचीव करने के लिए आप प्लान बनाइए। जैसे कोई भी आपका कोर्स है तो गोल हमेशा एक बड़ा होगा, ठीक है, तो उसको अचीव करने के लिए आप स्मॉल गोल जो है वो सेट कर सकते हैं, छोटे छोटे गोल जो आप सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई चपाती हुई या रोटी हुई तो वो सर्कल्ड होती है। ठीक है, अब उसको हम एक बार में तो नहीं खाते, हम उसको पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर खाते हैं। तो वैसे ही हमको क्या करना है, जब पूरी चपाती को खत्म करना है, इट मीन्स जब पूरे गोल को हमको अचीव करना है तो हम छोटे 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 गोल्स को जब अचीव करेंगे तो हमारा ये जो पूरा टारगेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे तो हमारे गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। देन स्टे लॉयल टू योर गोल्स, जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है, ठीक है, जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है उसे आपको कंप्लीटली फॉलो करना है। जैसे एग्जांपल दिया, इवन दो आई डिड नॉट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, आई विल फाइंड आउट अदर वेज टू बिकम अ शेफ। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम का मैंने एग्जाम दिया तो वो क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे कुछ और ऐसा सोचना है जिससे कि मैं उसको अचीव कर सकूं, मतलब मुझे मेरे गोल के प्रति लॉयल रहना है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा। मतलब यहाँ पे गोल्स क्या होते हैं, गोल सेटिंग क्या होती है, उसके बाद कैसे स्मार्ट मेथड जो होती है उसको कैसे यूज किया जाता है आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले गोल्स क्या होते हैं, तो ये एक सेट ऑफ ड्रीम्स होते हैं जिसका डेडलाइन होता है। किसी भी गोल को अचीव, मतलब किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए जो हम टारगेट सेट करते हैं उसकी डेडलाइन होती है। जैसे मान लीजिए दे आर सेट ऑफ ड्रीम्स विथ अ डेडलाइन टू गेट देम। जैसे एग्जांपल दिया है कि मैं कोई पॉकेट मनी सेव कर रहा हूँ मोबाइल फोन खरीदने के लिए इस डेट तक, मान लीजिए मेरे अगले बर्थडे तक मुझे इतनी पॉकेट मनी सेव करनी है कि मेरा जो बर्थडे वाला दिन रहेगा उस दिन वो मोबाइल में परचेस कर पाऊँ। ठीक है, तो अब गोल सेटिंग क्या होता है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लान बनाया जाता है, ठीक है, जो भी प्लानिंग की जाती है हम उसको बोलते हैं गोल सेटिंग। तो अब गोल को कैसे सेट करना चाहिए, तो एक मेथड है, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट मेथड। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो यहाँ पर मैंने लिखा है, तो एस से होता है स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बाउंड। अब स्पेसिफिक क्या होता है कि जो भी आपका गोल है वो उसको जब हमको सेट करना है या उसको हमको अचीव करना है तो जो भी हम प्लानिंग करेंगे वो स्पेसिफिक प्लानिंग होगी। मतलब ऐसी प्लानिंग नहीं होगी कि हमें क्रिकेटर बनना है तो हम कभी फुटबॉल भी खेल रहे हैं, कभी हम बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, तो जो भी प्लानिंग होगी वो रिलेटेड टू क्रिकेट ही होगी। जैसे स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चन, जैसे हु इज इन्वॉल्व, जैसे कौन कौन इन्वॉल्व है गोल में, या व्हाट डू आई वांट टू डू, वेयर डू आई स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, व्हेन डू आई स्टार्ट, कब करना है और कब फिनिश करना है, विच मीन्स डू आई यूज, मतलब कौन कौन सी चीजें मुझे फॉलो करना है या यूज करना है, एंड वाई आई एम आई डूइंग दिस, मतलब मैं ये
क्यों कर रहा हूँ ये गोल को अचीव, या ये जो पूरा टाइम मैनेजमेंट बनाऊंगा मैं या टाइम रूटीन बनाऊंगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। अब जैसे दो इसमें एग्जांपल दिए, नॉट अ स्पेसिफिक गोल कब होगा, कब इसको स्पेसिफिक नहीं माना जाएगा। आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, ठीक है। अब स्पेसिफिक कब माना जाएगा, जब उसमें डेडलाइन सेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मुझे फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश से बोलना सीखना है, by joining coaching classes after my school every day, and in 6 months डेडलाइन आ गई, आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक, मतलब आपका जो गोल होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। देन आपका जो गोल है मेजरेबल होना चाहिए। तो मतलब मेजरेबल गोल्स का मतलब होता है, जैसे अगर नॉट मेजरेबल कैसे होगा, आई वॉन्ट टू बी रिच, मैंने बोल दिया कि मुझे अमीर बनना है। अब कितना अमीर बनना है इसका कोई टारगेट नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन मेजरेबल कब होगा, कि अभी मेरे पास आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी देन वॉट आई हैव टूडे इन माई हैंड, मतलब मुझे 5 times मोर मनी जो है वो कमाना है, कब तक, एट द एंड ऑफ द ईयर्स, है ना। तो अभी मेरे पास मान लीजिए 5 रुपए है, तो मैं 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा, 25 रुपीज पूरे ईयर में मुझे मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में होंगे। तो ये मेजरेबल होना चाहिए। उसके बाद अचीवेबल होना चाहिए। जैसे आपने ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल, आपको क्या करना है, बड़े गोल को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो तभी जाकर के वो अचीवेबल होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि बिगर गोल क्या है, मतलब गोल क्या है एक्चुअल में, आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर इन माई स्कूल, मुझे टीचर बनना है मेरे स्कूल, मतलब किसी एक स्कूल में। तो टीचर बनना क्या है, गोल है इंडिविजुअल का। तो इसको कैसे हम स्कॉलर गोल्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम हायर सेकेंडरी पास करेंगे, देन ग्रेजुएशन, देन बीएड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टीचिंग फील्ड्स में जॉब में अप्लाई करेंगे, देन आफ्टर वी विल बिकम अ टीचर, ठीक है। तो इस तरीके से गोल को अचीवेबल बनाया जाता है। देन रियलिस्टिक होना चाहिए, आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टुवर्ड्स। जैसे एग्जांपल दिया अनरियलिस्टिक गोल का, जैसे अनरियलिस्टिक क्या होगा, आई विल रीड माय एंटायर ईयर सिलेबस इन 1 day एंड गेट गुड मार्क्स, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरे एंटायर ईयर का सिलेबस जो है आखिरी दिन आप कॉपी या बुक उठाओगे और पढ़ लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियलिस्टिक कब होगा, कि आई स्पेंड 3 hours एवरी डे, 3 hours क्या करूंगा मैं, एवरी डे स्पेंड करूंगा ऑफ द ईयर आफ्टर स्कूल टू रिवाइज माई सब्जेक्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द स्कूल, तो ये रियलिस्टिक होगा, ठीक है। अब उसके बाद टाइम बाउंड, हमेशा आपका जो गोल होता है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया कि आई वांट टू लूज वेट, लूज 10 kg समडे, मतलब कभी लाइफ में मुझे 10 kg वेट जो है कम करना है, तो उसकी टाइम बाउंडेशन क्या है, टाइम बाउंडेशन अगर नहीं है तो वो गोल कभी आपका अचीव नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या करेंगे कि आई वांट टू लूज 10 kg इन द नेक्स्ट 6 months, तो टाइम बाउंडेशन आ गई, यहाँ पे डेडलाइन आ गई, इसका मतलब ये गोल अचीव हो सकता है, ठीक है। तो टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्मार्ट मेथड, जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। या गोल सेटिंग के वक्त हमको इसको ध्यान में रखना है। और इसमें आपका लास्ट टॉपिक आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू, मतलब पूरे डे की एक्टिविटीज है उसको प्लान करना और कंट्रोल करना, जिससे कि जितना भी हमारा आवर्स है वो एक सही टास्क में लगे और उस टास्क को हम कंप्लीट भी कर सकें, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट का, वुड यू डिसाइड टू फिनिश योर होमवर्क इमीडिएटली आफ्टर स्कूल, मतलब आपने क्या करा, आप घर आए, आपका जो होमवर्क है इमीडिएटली आपने कुछ समय में उसको कंप्लीट किया, तो आपके पास टाइम बचेगा टीवी देखने का, ठीक है। इवनिंग में आप इजीली टीवी देख सकते हो। अगर आपने क्या करा, टाइम को यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, तो आप उसी काम में अटके रहोगे और दूसरे एक्टिविटीज नहीं कर पाओगे। तो अब एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का, तो एक एग्जाम्पल दिया और एक नॉन एग्जाम्पल दिया। तो एग्जाम्पल दिया कि दिव्या जो है इज ऑलवेज पंचुअल एट स्कूल, वो हमेशा स्कूल के लिए पंचुअल रहती है, एंड शी हैज अ रेगुलर शेड्यूल दैट शी फॉलोज एवरी डे, उसका रेगुलर शेड्यूल है कि वो उस शेड्यूल को डेली क्या करती है, फॉलो करती है। जैसे उसका प्लान रहता है स्टडी का और प्ले टाइम का, पहले से फिक्स रहता है कितने समय मुझे स्टडी करनी है और कितने से कितने बजे तक मुझे प्ले टाइम में रहना है, मतलब कितने कितने समय तक मुझे रिक्रिएशन एक्टिविटी करनी है। अब नॉन एग्जाम्पल क्या है कि निशा जो है वो यूजुअली लेट पहुंचती है अपने वर्किंग एरिया पे, उसके बाद शी डज नॉट सबमिट हर असाइनमेंट ऑन टाइम, कभी भी अपने असाइनमेंट को सबमिट नहीं करती टाइम पे। देन शी समटाइम्स गेट्स कैरीड अवे इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड फॉरगेट्स द मेन टास्क इन हैंड। अब क्या होता है कि जब कोई चीजें वो टाइमली नहीं कर पा रही तो उसके टास्क जो है इनकम्प्लीट रह जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, जिस कारण कई ऐसे टास्क है जो वो करना भूल जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है।
अब टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्या क्या चीजों में आपको हेल्प करती है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो आपका टास्क जो है कंप्लीटली टाइम पे कंप्लीट होंगे, आपका डेली टाइम टेबल आप बना पाएंगे, तो उसको भी आप फॉलो करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा। देन मेक अ गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग, मतलब कितना समय लगेगा कोई काम करने के लिए, उस अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। देन होमवर्क असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपको टाइमली। देन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी एक्टिविटीज में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कुछ स्टेप्स हैं जिससे कि आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या स्टेप है, स्टेप वन है ऑर्गेनाइज। तो वी विल प्लान अवर डे टू डे एक्टिविटीज, हम डे टू डे एक्टिविटीज को हमारा प्लान करना चाहिए। उसके बाद वी मेक अ टाइम टेबल दैट वी फॉलो, हमें टाइम टेबल बनाना है जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सराउंडिंग्स है, जैसे स्टडी टेबल है या उसको हम क्लीन रखें और मेस फ्री रखें। देन वी पुट थिंग्स बैक वेयर दे बिलोंग, जहां से हमने जो चीजें उठाई है, जिस सेल से उठाई है उस सेल में पढ़ने के बाद उसको वापस रख दें। उसके बाद इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो सेव होता है, मतलब कुछ भी मेसी नहीं होता। उसके बाद होता है प्रायोरिटाइज, स्टेप टू होता है प्रायोरिटाइज, मतलब ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट है उनको हमको पहले प्रायोरिटी देख के उनको टाइमली कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। देन कंट्रोल, हमारी जो एक्टिविटीज है उन पे हमको कंट्रोल होना चाहिए और टाइम पे भी कंट्रोल होना चाहिए, मतलब किस जगह हमें कितना टाइम देना है वो हमको पता होना चाहिए। जैसे वी अवॉइड टाइम वेस्टर्स थिंग्स लाइक चैटिंग ऑन द फोन, सर्फिंग गॉसिप साइट्स, तो ये सब हमको अवॉइड करना है, हमको कंट्रोल रखना है ताकि हम टाइम प्रॉपरली मैनेज कर पाए और हम सभी हमारे टास्क जो है टाइमली कंप्लीट हो। उसके बाद ट्रैक करना है कि वी आइडेंटिफाई नोट वेयर वी हैव स्पेंड अवर टाइम, हमको दो चीजें ध्यान रखना है कि हमारा टास्क जो है वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमको ये भी देखना है कि जो जो टाइम हमने डिसाइड किया था जिस जिस चीजों के लिए, क्या वहां पर वो आवर्स जो है प्रॉपरली स्पेंड हुए या नहीं हुए। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, एनालाइज करना हमारा डेली रूटीन वर्क, जिससे हमारी मिस्टेक्स हो तो हमको पता पड़ेगी और हम उससे ओवरकम भी कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स चैप्टर एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। तो जितने भी आपके अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे बोर्ड के भी, तो अगर आप है, अगर आपके पास वो पेपर्स या लास्ट बोर्ड एग्जाम का पेपर अगर आपके पास है, जैसे मैंने मेरे चैनल पे दोनों लास्ट ईयर के सैंपल क्वेश्चन पेपर और बोर्ड एग्जाम का पेपर डिस्कस किया हुआ है, वहां पर जाकर के आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप डायरेक्टली उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, आपको डायरेक्टली सॉल्व होंगे वो क्वेश्चंस, क्योंकि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं जाएगा, इसी में से आपको एग्जाम में आएगा बोर्ड एग्जाम में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमसे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।